एक बैंक को ऑपरेट करने के लिए स्टेट बैंक के पास उसके बैलेंस शीट के मुताबिक और बिजनेस करने के लिए एक सर्टेन अमाउंट एज अ सिक्योरिटी स्टेट बैंक के पास रखना होता है, जिसको मिनिमम कैपिटल रिजर्व कहते हैं। वो रखेगा तभी। डिफरेंस क्या है एक बैंकिंग कंपनी में और एक ऑर्डिनरी कंपनी में? हमारा लॉ है, उसमें 10 किस्म की मॉर्गेजेस बताई गई, इंग्लिश मॉर्गेजेस। जैसे कि मैं एक प्रॉपर्टी अगर खरीद रहा हूँ, अब मुझे पता कैसे चलेगा कि इस पे चार्ज कोई है या नहीं है, कोई लियन है इस पे या नहीं? इसका कोई मैकेनिज्म है क्या? मॉर्गेज इमूवेबल प्रॉपर्टी पे होती है, और अगर गुड्स होते हैं तो उनके ऊपर प्लेज होता है, लेकिन जो मशीनरीज हैं उनको उनके ऊपर हाइपोथिकेशन होती है। मैंने सुना है कि आज से कुछ अर्सा पहले तक बैंक्स के पैनल पे जो है वो रिकवरी करने वाले गुंडे भी होते थे। रिकवरी डिपार्टमेंट होता है हमारे पास, जो है एक केस स्टडी अवेलेबल है जिसके तहत जो है एक पूरा बैंक जो है वो पूरा इस्लामिक कन्वर्ट हुआ है, कमर्शियल बैंक। इस दौर में बैंकिंग हमारी लाइफ का एक सब्सटेंशियल पार्ट बन चुकी है, चाहे वो हम एक आम कस्टमर की कैपेसिटी में हमारी डेली बैंकिंग हो, हमारे अकाउंट्स हो बैंक में, या अगर मैं वकीलों की बात करूं, लॉयर्स की बात करूं, तो एक एरिया ऑफ प्रैक्टिस है, एक कैरियर है बैंकिंग लॉ में। तो कहीं ना कहीं हम बैंकिंग से एसोसिएटेड रहते हैं, और बैंकिंग के रिलेटेड लॉज की अवेयरनेस होना एक कंज्यूमर के लिए, कस्टमर के लिए, एक वकील के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो बैंकिंग लॉज पे, बैंक की टेक्निकल इन्फॉर्मेशन, टेक्निकलिटीज़ पे बात करने के लिए आज हमारी पॉडकास्ट पे आए हैं असद मुहीब शाह साहब, जो कि एक प्राइवेट बैंक, जो कि एक वेल रिनाउंड बैंक है, उसके लिटिगेशन हेड हैं। सो हमने उनसे डिस्कस किया बैंक्स के बारे में, बैंकिंग लॉज के बारे में, बैंक्स के प्रोसीजर के बारे में, किस तरह से बैंक्स बनाए जा सकते हैं एज अ कंपनी, बैंक की फॉर्मेशन क्या होती है, डेट्स के बारे में बात कर, बहुत सारी इसी तरह की और इन्फॉर्मेशन हमने उनसे जानी। सो वॉच दिस पॉडकास्ट टिल दी एंड, आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है, और इस वीडियो को लाइक भी करें, उससे इंगेजमेंट बढ़ती है और रीच बढ़ती है। सो सर, हाउ इज़ लाइफ गोइंग? थैंक यू वेरी मच, आपने अपना टाइम दिया, हमारी पॉडकास्ट पे तशरीफ़ लाए। लाइफ कैसी जा रही है, कैरियर कैसा जा रहा है, एवरीथिंग? हमाद भाई, सबसे पहले थैंक यू सो मच। आई एम रियली इंडेप्टेड कि मैं आपके इस पॉडकास्ट सीरीज़ में मदऊ हुआ। आपके पॉडकास्ट सीरीज़ को हम देखते रहते हैं यूट्यूब पे, और इट्स वेरी मच इन्फॉर्मेटिव, स्पेसिफिकली टू द लीगल फ्रेटर्निटी। लाइफ के हवाले से मैं एक मौला अली अलैहिस्सलाम का कौल है, जो वो कहते हैं कि खुश नसीब वो नहीं है जिसका नसीब अच्छा हो, खुश नसीब वो है जो अपने नसीब पे खुश हो। तो जो भी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के बड़े एहसान है, करम है कि लाइफ बहुत अच्छी जा रही है, चाहे पर्सनल हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, एंड एवरीथिंग इज़ वंडरफुल। एट सच अ यंग एज आप एक प्राइवेट बैंक के लिटिगेशन हेड हैं, तो क्या कैरियर जर्नी रही है आपकी? कहाँ से आपने स्टार्ट किया, एंड इतने कम एज में आप कैसे ये सब चीज़ें अचीव कर पाए? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये है कि आई केम फ्रॉम खैरपुर मीरस। आई डिड माई लॉ फ्रॉम खैरपुर मीरस एंड आई एम अ सेकंड जनरेशन लॉयर। मेरे वालिद सैयद मुहिब अली शलक्यारी वाज अ सीनियर लॉयर ऑफ खैरपुर मीरस। सो वहाँ से हमने स्टार्ट लिया। अबू के साथ ही वकालत में आए, एलएलबी वहाँ से किया, वहीं पे वकालत की। मेनली मैंने प्रैक्टिस जो है वो क्रिमिनल और सिविल साइड पे की, और पेरिफेरली कॉन्स्टिट्यूशनल साइड पे। लेकिन ये था, एक जज्बा होता है, जैसे आप माशाल्लाह, आपसे हमारा अभी जैसे डिस्कशन हो रहा था, तो आपने अपने बहुत सारे एस्पिरेशंस और अपने मोटिव्स एंड गोल्स बताए। तो इस तरह नौजवानी में, या छोटी एज में, अभी भी हम नौजवान तो नहीं हैं, लेकिन ये आपकी मेहरबानी कि आप कंसीडर कर रहे हैं। तो हमारे एक फैंटेसी थी कि मैं एक कॉर्पोरेट लॉयर बनूं। मुझे पता नहीं था कॉर्पोरेट लॉयर बना कैसे जाता है, होता क्या है। लेकिन फिर ये हुआ कि एलएलबी के दौरान ही हमने एक ग्रुप बनाया, जो लीगल एजुकेशन पे हम काम करते थे खैरपुर में, यंग एडवोकेट्स खैरपुर के नाम से। उसमें कुछ दोस्त थे हमारे जो जुडिशरी में चले गए, काबिल दोस्त, और हम जो हैं वो फिर मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली उसी प्रोग्राम के दौरान। जैसे आप पॉडकास्ट सीरीज़ कर रहे हैं, तो ऐसे आपके एक पीआरस बन रही, तो मेरी एक पीआर बनी, जो मेरी मेंटोर भी हैं, गाइड भी हैं। आई वुड लाइक टू टेक हर नेम डॉक्टर फ़ाखरा रिजवान, जो कि आजकल एक इंडस्ट्री में कंपनी सेक्रेटरी एंड हेड ऑफ़ लीगल हैं वो, और बहुत सारे और कंपनीज़ की बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स पे भी हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि असद, व्हाई डोंट यू जॉइन अस? तो मैंने कहा, मैडम आई वुड लव टू जॉइन। तो उन्होंने फिर एक ब्रेक दिया लाइफ में, तो हमने ज्वाइन किया एक बैंक को बैक इन 2016 एज एन असिस्टेंट मैनेजर मैंने ज्वाइन किया था। लेकिन फिर ये हुआ कि फिर 1.25 साल के बाद एक जगह से अपॉर्चुनिटी आई, एक और बैंक से, एक अच्छे रोल के लिए, इन्हांस रोल के लिए। तो फिर वहाँ पे गए, वहाँ पे एज एन इंचार्ज लिटिगेशन था मैं, हैदराबाद एंड सक्कर का।
मीनवाइल फिर इसी तरह एक और आई अपॉर्चुनिटी, तो मैंने अपने कंफर्ट जोन को तोड़ते हुए मैंने स्विचेस किए। स्विचेस सिर्फ आपने बैंकिंग सेक्टर्स में ही एज नहीं, कॉर्पोरेट इन हाउस काम किया है या इसके अलावा किसी और एरियाज में भी आपने एक्सप्लोर किया? हमाद मैंने अर्ज़ किया, मैंने तो पहले तो बैंकिंग में का था, फिर मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली जो कि एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, मल्टीनेशनल कंपनी थी, उन्होंने मुझे लीगल कंसल्टेंट के तौर पे इंटरव्यू किया। दे पीपल लाइक मी, तो उन्होंने हायर किया, तो उनके साथ भी तकरीबन एक अच्छा अरसा रहा। फिर मैंने एक रेगुलेटरी बॉडी है हमारी, एपिक्स रेगुलेटरी पाकिस्तान में, उनके साथ भी काम किया। दैट वाज टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस फ्रॉम द बैंकिंग एंड फिर कंस्ट्रक्शन से। देन अगेन आई गॉट चांस टू वर्क विथ दिस कमर्शियल बैंक एंड अल्हम्दुलिल्लाह इट्स गोइंग वेरी वेल। अल्लाह ताला, वो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने हाथ पकड़ा तो नसीब यहाँ पे पहुँचे। फिर मैं एक अक्सर शेर, अब्बू मेरे वालिद कहते थे कि असद ज़िंदगी जो है शेर की तरह गुजारा करो, क्योंकि शेर पिंजरे में भी गोश्त खाता है, तो कभी घास नहीं खाता। घास नहीं खाता। पिंजरे में भी अल्लाह ताला उसको घास उसके मयार के मुताबिक देता है। फिर वो अल्लामा इकबाल का शेर भी है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुद खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो अल्लाह ताला के एहसान है सर, ये अपॉर्चुनिटीज़ मिली और हम यहाँ पे बैठे तो हुए हैं। अभी आपका स्कोप ऑफ वर्क क्या है अपनी, जहाँ पे आप जहाँ पे आप एम्प्लॉय हैं, लिटिगेशन हेड हैं, वहाँ क्या आप देख रहे होते हैं अपनी डेली रूटीन में? हमारे हर ऑर्गेनाइजेशन में लाइक बैंकिंग सेक्टर में एक लीगल डिपार्टमेंट होता है। उस लीगल डिपार्टमेंट का काम होता है कि बैंक जैसे कि रजिस्टर्ड कंपनी है, एससीसीपी में रजिस्टर हो रही है कंपनीज एक्ट और सिक्योरिटीज़ एक्ट के तहत, तो उसकी रेगुलेशंस बाइंडिंग हो जाती हैं एज एन कंपनी। फिर आपकी स्टेट बैंक सिंस आपको लाइसेंस दे रहा होता है, तो फिर स्टेट बैंक की रेगुलेशंस भी आपके ऊपर बाइंडिंग हो जाती हैं। और इसी तरह अगर कोई लिस्टेड बैंक है तो फिर उसके स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर वो लिस्ट, उसकी जो रेगुलेशंस और उसकी जो लॉज एंड हैं वो रेगुलेशंस आपके ऊपर बाइंडिंग हो जाते हैं, रूल्स। तो लीगल डिपार्टमेंट एक तो काम, लीगल डिपार्टमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, स्पेसिफिकली अगर हम बैंक में बात करें तो उसके 3 एम्बिट्स में आपको अपने तौर पे मैं उसको डिस्क्राइब करना चाहूँगा कि एक होता है रेगुलेटरी एस्पेक्ट, एक होता है लिटिगेशन और एक एडवाइजरी एस्पेक्ट। रेगुलेटरी एस्पेक्ट में एज एन कंपनी आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग देखी जाती हैं, वकील देख, वहाँ पे भी लॉयर्स होते हैं, कंपनी सेक्रेटरीट उसको कहते हैं। वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग कंडक्ट कराना, उनके मिनट्स को इंश्योर कराना, फिर वो एक की पोजीशन होती है, तो उसमें फिर आपको एजीएम्स, ईओजीएम्स इलेक्शंस कराना शेयर होल्डर्स के। फिर आपकी रेगुलरली जो फाइलिंग्स होती हैं, एनुअल रिटर्न्स फाइल होते हैं एज एन कंपनी बिफोर द कंसर्न अथॉरिटीज़, वो उनको इंश्योर कराना। फिर आता है एडवाइजरी एस्पेक्ट। अब अगर बैंक है तो बैंक और पैन पाकिस्तान बेसिस पे ब्रांचेस हैं उनकी, तो वहाँ पे फिर कस्टमर्स हैं, कस्टमर्स के साथ डीलिंग, उनके एक तो उनके जो अकाउंट्स वगैरह से रिलेटेड रेगुलेशंस या पॉलिसीज़ बनाना, उनकी एसओपीज़ को इंश्योर कराना, अकाउंट कैसे खुलेंगे। फिर एक इंडिविजुअल अकाउंट्स हैं, फिर कुछ अकाउंट्स कंपनीज़ के अकाउंट होते हैं, कुछ एनजीओज़ के, कुछ ट्रस्ट के, कुछ क्लब्स के, कुछ एसोसिएशन के अकाउंट्स होते हैं। उनकी कंप्लाइंसेस जो है वो लीगल वाले करा रहे होते हैं, तो एडवाइस कर रहे होते हैं। तो आप इसमें एक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रिलेटेड रेगुलेशंस और ये सारी चीज़ें भी आप लोग देखते हैं या इसके लिए अलग डिपार्टमेंट्स हैं? नहीं, हमें इंश्योर ज़रूर लीगल कर रहा होता है, इसके लिए एक डिपार्टमेंट कहलाता है कंप्लायंस डिपार्टमेंट। हर बैंक में होता है कंप्लायंस डिपार्टमेंट जो केवाईसीज़ को देख रहा होता है, एएमएल को देख रहा होता है, वो भी सीएफटीज़ को। लीगल से ही लोग, मतलब लीगल बैकग्राउंड के लोग होते हैं या दे आर जस्ट बैंकर्स? बैंकर्स भी होते हैं, लीगल बैकग्राउंड भी होता है। उनकी स्पेशलाइजेशन बेसिकली एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, आमला, सीएफटी रिलेटेड होती हैं और उनके मुख्तलिफ कोर्सेज़ किए होते हैं उन्होंने। लेकिन मोस्टली वकील भी जा रहे होते हैं एज एन लॉयर। वो सिंस लॉयर इज़ स्टूडेंट ऑफ लॉ, तो वो बेहतर समझ सकता है मुख्तलिफ रेगुलेशंस को, स्पेशल जनरल कवानीन को बेहतरीन तरीके से देख सकता है। तो उस वाले लॉयर्स भी वहाँ पे हायर होते हैं डिपेंडिंग ऑन दिस सिचुएशन। कि हमारे कंट्री में हमारे इस चीज़ को एक्सप्लोर अभी बहुत मेरे ख़्याल में कम किया गया है। ख़ुसूसन जो लॉयर्स एलएलबी करके आते हैं तो वो एस्पायर कर रहे होते हैं बार करने के लिए, प्रैक्टिसिंग साइड पे, जुडिशरी साइड पे, प्रोसिक्यूशन साइड पे, या एक्सटर्नल काउंसिल ही प्रेफर करते हैं। इन हाउस काउंसिल बनना मेरे ख़्याल में बहुत लीस्ट लोगों का इंटरेस्ट होता है।
क्योंकि फिर वो वकील है तो आज़ाद ख्याल है, तो वो फिर जॉब करना नहीं चाह रहा होता किसी हाँ, के। लोग आई थिंक जब डिग्री कर ही रहे होते हैं तो मोस्टली लोगों का यही माइंड होता है कि यार जॉब नहीं करनी, अपना जॉब नहीं करनी इंडिपेंडेंट है। काम करना है। हालांकि जुडिशरी भी जॉब है, प्रोसिक्यूशन भी जॉब है। ऑब्वियसली एक डाइवर्स फील्ड है, तो हाँ, इसमें मतलब लिटिगेशन में तो 10% ही लोग आते हैं, आते तो ज़्यादा ही होंगे, लेकिन जो सर्वाइव करते हैं या जो अपनी लाइफ टाइम के लिए लिटिगेशन करते हैं वो मोर देन 10% मुझे नहीं लगता कि होंगे। बाकी ऑब्वियसली बहुत सारी कंपनीज, कॉर्पोरेट सेक्टर्स एंड बहुत डाइवर्स फील्ड है, हर जगह में आपको वकील की ज़रूरत है, हाँ। तो उसमें होते हैं। तो इसीलिए अब जो है इस चीज़ को बहुत एक्सप्लोर किया जा रहा है खुसूसन, और इस चीज़ की ज़रूरत भी है कि हमारे नौजवान दोस्त जो कि काबिल दोस्त हैं वो कॉर्पोरेट सेक्टर को भी देखें, क्योंकि मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि फुकदान है, हमारे एक अच्छे काबिल दोस्तों का फुकदान है इन हाउस साइड पे, जो कि होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे आपने एक अपनी बात में ज़िक्र किया था कि कुछ लिस्टेड बैंक्स होते हैं, कुछ अनलिस्टेड भी होते हैं। इनमें मतलब किस तरह से डिफरेंस है? क्या अनलिस्टेड बैंक्स भी होते हैं या स्टॉक एक्सचेंज में किस तरह से बैंक्स को? देखिए, लिस्टेड बैंक कौन है? लिस्टेड वो होती है, कंपनीज़ हो या बैंक हो, जिसके शेयर्स स्टॉक मार्केट में बेचे जा रहे हो, पब्लिक ऑफरिंग्स दिए जा रही हो। अगर पब्लिक ऑफरिंग नहीं है, एक लिमिटेड कमर्शियल बैंक है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ अपने हद तक उनके शेयर होल्डर्स हैं, लिमिटेड शेयर्स हैं, वो अपने शेयर्स मार्केट में ओपन नहीं कर रहे और या ऑफ़र नहीं कर रहे कि बेचने के लिए, तो वो लिस्टेड नहीं होते हो। फिर उसके लिए वो स्टॉक एक्सचेंज उनके ऊपर रेगुलेशंस उनकी बाइंडिंग नहीं होती। तो कुछ बैंक्स हैं जो कि लिस्टेड हैं और जिनके स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर शेयर्स बेचे जाते हैं, सेल परचेज हो रहे होते हैं। अच्छा सर, मैंने आपकी पोर्टफोलियो जब आई हैव लुक्ड इनटू इट, तो आपने जो अपने डिग्री कंप्लीट की थी शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी से की थी। तो अक्सर एक ये चीज़ कही जाती है कि जो भी अहम पोजीशंस होती हैं या जो भी फर्म्स होती हैं या जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, कंपनीज होती हैं, वो जनरली प्रेफर करती हैं बैरिस्टर्स को, फॉरेन ग्रेजुएट्स को, एलएलएम होल्डर को, या जो भी बाहर से तालीम हासिल करके आते हैं उन्हें ही की पोजीशन दी जाती हैं। तो आप क्या समझती हैं इसमें कितनी सच्चाई है, एंड क्या आप एक्सेप्शन हैं या जनरली ये एक मिथ है सारा? सर, मेरे हिसाब से मैं एक चीज़ का बहुत ज़्यादा प्रचार कर रहा होता हूँ अहमद भाई, कि हमें पॉजिटिव माइंड रहना चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरत है। शरई तौर पे भी हमें कहा जाता है कि हुस्न ज़न रखा जाए, सुए ज़नी से बचा जाए, जिसको आजकल मॉडर्न वर्ल्ड में कहा जाता है कि नेगेटिविटी को नेगेट किया करो और पॉजिटिविटी को प्रमोट करो। तो पॉजिटिविटी इंसान की वाइब्स बनाते हैं और शख्सियत बनाते हैं। और इसी तरह मैं मौला का कौल है जो कहते हैं कि अपने जो ख़यालात हैं, सोचों को पानी के कतरों की तरह पाक रखो, जैसे पानी के कतरे मिलकर दरिया बनता है, इसी तरह इंसान का किरदार बनता है। तो हमें ये चाहिए कि हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। बाकी रहा सवाल आपके सवाल का, मेरे ख़्याल में इंसान अपने आप में एक स्कोप है। अक्सर कहा जाता है कि कौन सी डिग्री में, कौन सी साइड में स्कोप अच्छा है। स्कोप इंसान के अंदर होता है, इट्स बिटवीन यू, इनसाइड यू। अगर आप एक अच्छे लॉयर हैं, अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं और पॉजिटिव माइंडेड हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हैं, तो मेरे ख़्याल में ऑर्गेनाइजेशन आपको एक्सेप्ट करती हैं। इवन आपको मुख्तलिफ़ जगहों पे प्रेफरेंसेस मिल रही होती हैं, सब्जेक्ट टू दिस कि अगर आप पॉजिटिव माइंडेड हैं और आप मेहनत कर रहे हैं। आप भी हैं माशाल्लाह, हम आपको देख रहे हैं, आप एक ऐसे बैकग्राउंड से आए हैं कि वहाँ से उठ के यहाँ पे पॉडकास्ट चलाना, फिर एक इंटरनेशनल प्रोग्राम से लॉ करना, और अदर साइड में के लॉ कर भी रहे हैं और लॉ के साथ साथ आप अपनी प्रोपेगेशन भी कर रहे हैं सोसाइटी के लिए। एग्जैक्टली, आई थिंक आई एम लकी इनफ एज वेल, क्योंकि किस्मत की भी नो डाउट काफ़ी बात होती है। माय फादर वाज स्टेशनड हेयर, तो हम वहाँ से शिफ्ट, कश्मीर से बेसिकली मेरा ताल्लुक है, तो वहाँ से हम आ सके। सो कहीं ना कहीं लक एंड सारी चीज़, फाइनेंशियल सिचुएशंस, ये सारी चीज़ें भी बड़ा मैटर करती हैं आई थिंक। इसके हवाले से मैं लक के ऊपर जो ना, लक तो इंसान का है, अपने हाथ में ही है ना। वो जैसे शेर आपको बताया, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुद खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। तो आप लक अपना खुद भी बनाते हैं। लक इंसान के हाथ में होता है, मेहनत के हिसाब से। खुदा की ज़ात अगर कुछ दे तो भी कहते हैं कि शुक्र कर लिया जाए, अगर ना दे तो भी शुक्र कर लिया जाए। ना देने के पीछे भी कोई हिकमत होती है। तो हमारा काम ये है कि हमें मेहनत करनी चाहिए। मैं इस पे एक मिसाल देता हूँ, खुमैनी साहब ने जब इनकलाब लाए और फ्रांस से जब वो जहाज़ पे चढ़ के जाने लगे ईरान, इतना बड़ा रेवोल्यूशन लेके आए ईरान में, तो सहाफ़ी ने पूछा कि आप क्या समझते हैं, आप जाके क्या करेंगे? तो उसने कहा वल्लाहु आलम। तो वो सहाफ़ी परेशान हो गया, भाई एक बंदा जिसने इतना बड़ा रेवोल्यूशन लाया है, शाह के तख्त को उल्टा किया है, और वो कह रहा है वल्लाहु आलम। तो कह रहा है मेहनत करना मेरा काम है, मेहनत
का नतीजा जो देना है वो रब का काम है। तो हमें चाहिए हम मेहनत करें। आपने मेहनत की, हमने मेहनत की, हम मेहनत कर रहे हैं, नतीजा मिले वो भी शुक्र अल्लाह का, ना मिले वो भी शुक्र अल्लाह का। सर आपने आपके प्रोफाइल पे थोड़ी सी और मैं बात करूंगा कि आपने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी आप उसके भी पार्ट रहे हैं। सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? एक अक्सर बात कही जाती है, मैं सिर्फ आपसे एक ब्रीफली इस पे जानना चाहूँगा कि स्टॉक एक्सचेंज में मोनोपोलीज होती हैं, बड़े आम अल्फाज में अगर बोलूँ तो कहा जाता है कि बड़ी मच्छी जो है वो सबको निकल जाती है। ये कितनी हद तक सच है और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है इन स्टॉक एक्सचेंज? इस पे मैं, सिंस आई एम नॉट एफिलिएटेड विद द नेम यू ऑर्गेनाइजेशन का जो आप नाम ले रहे हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, मैं लिटिगेशन साइड पे था तो मैं लीगल और लिटिगेशन देखता था, तो ट्रेडिंग में क्या होता है क्या नहीं होता इस पे मेरा कमेंट करना बनता भी नहीं है। आई एम सॉरी टू मेंशन दिस। नहीं कोई मसला नहीं है। और दूसरी बात यह है कि स्टॉक मार्केट एक वॉलेटाइल इंडस्ट्री है। स्टॉक मार्केट पूरी दुनिया में वॉलेटाइल इंडस्ट्री है, और इसके ऊपर बहुत सारी मूवीज़ भी बनी हैं, बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज़ भी हैं, और बहुत सारे पेपर्स भी हैं जिसके ऊपर इश्यूज़ तो होते हैं। तो उस पर कमेंट करना, बीइंग अ लॉ स्टूडेंट एंड बीइंग अ लॉयर, बिकॉज आई वर्क देयर एज अ लीगल पर्सन, तो So how was your experience? It was a wonderful experience. Being a member of that organization, which is a regulatory body, it was wonderful experience. सर नेक्स्ट थिंग इज़ कि आप बैंकिंग का बहुत ज़्यादा पार्ट रहे हैं। सो वाई बैंकिंग ओनली? क्योंकि आप जैसे मुझे बता रहे थे कि आपके फादर लिटिगेशन में थे, उनके लिटिगेशन की प्रैक्टिस थी, तो आपने लिटिगेशन में ही कंटिन्यू क्यों नहीं किया? और अगर आप कॉर्पोरेट या इन हाउस साइड पे आए तो बैंकिंग ही क्यों चूज़ किया? आपको बैंकिंग में ऐसा क्या चार्म आपको नज़र आया? अच्छा, हमारे मुल्क में मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ हैं। मेरा एक तो मेरे वालिद जो है, आई वॉज द रिबेलियन, बिकॉज मैं चाहता था कि मैं कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में आऊँ। दूसरा, जब हम दिस इज ऑन अ लाइटर नोट, कि जब हम वकालत में आए तो उसके ऊपर हमारे जो टेग होता है, जैसे यार ये मोहब शाह का बेटा है। बहुत सारे लोग आपकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज़ को एक्नॉलेज नहीं कर रहे होते, और अलमिया है ये कि किसी को अगर आप सेकंड जनरेशन लॉयर, तो दिस डज नॉट मीन कि ही इज़ नॉट कैपेबल इनफ। तो वो खैर एक स्टेज थी जहाँ पे हमने डिसाइड किया कि यार मैंने यहाँ से अबू से अलग होकर अपना कुछ ऐसा काम करना है कि जिसमें कोई मुझे ये ना कह सके कि यार ये मोहब शाह का बेटा है तो बस इसीलिए कर पा रहा है, अदरवाइज नहीं कर पाता। अदरवाइज नहीं कर पाता। तो आई डिसाइडेड कि मैंने निकलना है, तो वो डिसीजन था, वहाँ से निकला। फिर मुझे चांस बैंकिंग साइड पे मिला। बैंकिंग इज़ हॉलिस्टिक इंडस्ट्री इन पाकिस्तान कंपैरेटिव टू द अदर इंडस्ट्रीज़। हमारे पास अदर इंडस्ट्रीज़, बहुत दूसरी इंडस्ट्रीज़ भी हैं जिनके लिए FMCG है, आपके पास जो है फार्मास्यूटिकल्स हैं, ऑटोमोबाइल है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनके लीगल डिपार्टमेंट्स हैं और लीगल लोग उनके पर्सनस हैं। लेकिन रेगुलेटेड, प्रॉपर रेगुलेटेड हमारे पास जो इंडस्ट्री है जो आपकी इकोनॉमी को चलाती है, वो बैंकिंग है। तो बैंकिंग में आपको डाइवर्सिफाइड काम करने को मिलता है। जैसे मैं आपको मिसाल, एज एन लॉयर, आप भी वकील हैं, मैं वकील हूँ, हमारे पास एक इंडिविजुअल लॉयर आएगा तो जो एक केस लेके आएगा हम उसी केस पे फोकस रहेंगे ना। जब हम बैंकिंग के इन हाउस में आते हैं तो मैं इन हाउस भी लिटिगेशन ही देख रहा हूँ। ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस लिटिगेशन का ही रहा है, तो मेरी प्रेफरेंस भी लिटिगेशन रही है। जहाँ पे भी जाता हूँ यही कहता हूँ, भाई मैं लिटिगेशन का बंदा हूँ, लिटिगेशन ही देखूँगा। यहाँ पे आने के बाद मुझे एक एक्सपोजर जो मिला वो ये है कि आपके पास रेंटेड प्रीमिसेस ऑर्डिनेंसेस हैं, क्योंकि आपकी ब्रांचेस हैं पैन पाकिस्तान बेसिस पे, रेंट पे ही बैठे हुए होते हैं सारी जगह पे, एंड ऑब्वियसली मेजर टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम जो है आपकी जो ब्रांचेस हैं वो रेंटेड प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो रेंटेड प्रॉपर्टीज़ के ऊपर आप क्या कर रहे होते हैं, आपको रेंटेड के इश्यूज़ आपको पता है कि क्या होते हैं पूरे पाकिस्तान में, उनको देख रहे होते हैं। फिर हम जिस मुल्क में रह रहे हैं ये ऐसा लिटिगेंट कंट्री है जहाँ पे कोई बेगम भी नाराज़ हो जाए तो उसके ऊपर भी केस हो जाता है, उसके ऊपर भी केस है। तो लिटिगेंट कंट्री है, तो यहाँ पे हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़, हमारे यहाँ बहुत बड़ा चैलेंज है। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ आपके ऊपर बहुत सारी चीज़ें ऐसी लेके आ रहे होते हैं जो कि ड्यू नहीं भी होती लेकिन आपके ऊपर इम्पोज कर रहे होते हैं। देन फिर उनको सेफगार्ड करना होता है, वो आपको एक आस्पेक्ट मिल जाता है। फिर आप सिविल लिटिगेशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल है। फिर एज अ बैंक, एज एन कंपनी, आपके पास जो कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स हैं जिसमें आपके डिविडेंड डिस्प्यूट्स हों, आपके शेयर होल्डर्स डिस्प्यूट हों, मैनेजमेंट कंट्रोल के डिस्प्यूट्स हों, आपके वाइंडिंग अप का हो, या फिर मर्जर एक्विजिशंस, आजकल एक नया टॉपिक है, मर्जर एक्विजिशंस हो रही हैं, SPVs कैसे बनती हैं, SPVs में से फिर आप उस कंपनी को कैसे चला रहे होते हैं, स्पेशल पर्पस व्हीकल जो कंपनीज बनती हैं। फिर आप डीमर्जर्स कैसे होते हैं, सेग्रीगेशन, मैंने आपको बताया ना, मैंने एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम किया, वो एक लैंड जो था, वो लैंड हमने प्रॉपरली एक अथॉरिटी से सेग्रीगेट करवाया था 2 हिस्सों में, 1 लीज को सेग्रीगेट कराया था। तो डीमर्जर काइंड ऑफ एक्सपोजर। तो आपके पास जो कहते हैं
ऑल पैरामीटर्स में आप एज एन लॉयर काम कर सकते हैं। बहैसियत इंडिविजुअल लॉयर आपके पास एक ही सेगमेंट होता है, तो यू हैव डिफरेंट एस्पेक्ट्स इन योर प्लेट टू डू। एग्जैक्टली मैं ये इन हाउस में थोड़ा सा काम करने से पहले मैं भी ये सोचता था कि यार इन हाउस में क्या है कि कंपनी के रिलेटेड छोटा सा मतलब एक लिमिटेड सा स्कोप होगा, बट आई हैड एन अपॉर्चुनिटी कि मैं भी कुछ अर्सा एक इंटर्नशिप मैंने की एक फूड रिलेटेड इंडस्ट्री में। सो वहाँ पे मुझे ये चीज़ पता लगी कि इट्स मोर देन दैट, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इंडस्ट्रियल लॉज हैं, आपके ऑडिट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप ओवरऑल देख रहे होते हैं, और नॉट लिमिटेड टू एक कंपनी की हद तक लिमिट नहीं होता वो, जो आपकी सिविल सिक्योरिटीज से रिलेटेड होता है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, इलेक्ट्रिक के मामलात हैं, मतलब ईच एंड एवरीथिंग, रेंट से लेके हर एक सारी डायमेंशंस में कवर होती हैं। अच्छा, यहाँ पे आपने एक बात की मर्जर्स एंड एक्विजिशंस की, मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि आप इसमें मेरी ऑडियंस को बताएं कि होते क्या हैं, मर्जर्स क्या होते हैं, एक्विजिशंस क्या होते हैं, बिकॉज टर्म तो शायद सबने सुनी हो बट इसके बारे में कम ही लोग होते हैं जो जानते हैं। अच्छा, अगर हम बैंकिंग के इंडस्ट्री के हवाले से बात करें तो वैसे मर्जर एंड एक्विजिशन बहैसियत वर्ड अगर उनकी हम बात करें तो मर्जर ये है कि दो कंपनियों का मर्ज हो जाना, एक्विजिशंस ये है कि कोई एक कंपनी किसी और कंपनी को अक्वायर कर ले। तो ये है इसका सिंपल मीनिंग। और अदरवाइज़ ये होता है कि जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि बैंकिंग इंडस्ट्री में अगर हम मर्जर एंड एक्विजिशंस की बात करें तो जैसे कुछ स्पॉन्सर्स होते हैं वो, या जो मालकान होते हैं, जो मेजर शेयर होल्डर्स होते हैं, वो ये डिसाइड करें कि यार एक जैसे स्टेट बैंक की रेगुलेशन आ गई कि इस बैंक का जो मिनिमम कैपिटल रिजर्व जिसको MCR कहा जाता है वो कम है। एक बैंक को ऑपरेट करने के लिए स्टेट बैंक के पास उसकी बैलेंस शीट के मुताबिक और बिज़नेस करने के लिए एक सर्टेन अमाउंट एज अ सिक्योरिटी स्टेट बैंक के पास रखना होता है, जिसको मिनिमम कैपिटल रिजर्व कहते हैं। वो रखेगा तभी वो ब्रांच बैंक स्टैंडर्डाइज्ड है या बैंक के हिसाब से? बैंक टू बैंक डिफरेंशिएट करता है, बैंक की वर्थ के हिसाब से, बैंक के प्रोडक्ट्स के हिसाब से मुख्तलिफ बैंक्स का मुख्तलिफ MCR होता है, वो डिसाइड करता है स्टेट बैंक बहैसियत है। तो जब वो MCR किसी बैंक का कम हो रहा होता है और या वो बैंक किसी भी तरीके से फ़ंड रेज़ नहीं कर पा रहा, या अपने वो बैंक अपना वो MCR को मीट नहीं कर पा रहा किसी भी तरीके से, तो फिर वो चला जाता है आहिस्ता आहिस्ता बिकने की तरफ कि भाई अब मुझे कोई ख़रीद ले और मुझे चला कोई उस मिनिमम कैपिटल को पूरा तो एटलीस्ट करे। आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ बैंक्स एक दूसरी बैंक में मर्ज हुए थे, वो मुख्तलिफ बैंकों ने एक्वायर किए और फिर वो मर्ज हुए। इसके बहुत सारे मिसाल हमारे पास इंडस्ट्रीज़ में है और मेरे ख्याल में उनका नाम लेना मुनासिब नहीं है, तो वो बेहतर जैसे है आपको बेहतर लगे। नाम लेना मुनासिब नहीं है, वो बेहतर है। लेकिन बहुत मुख्तलिफ बैंक्स ऐसे जनरेट हुए थे। एक एरा आया था 2004 के बाद जिसमें बहुत सारे बैंक्स बन गए थे, फिर वो बैंक्स चल नहीं पाए तो एक दूसरे के ऊपर मर्ज होते अब जो है सर्टेन कुछ बैंक्स बचे हैं जो कि अपने MCR को भी मीट कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट्स को इन अकॉर्डेंस विद द रेगुलेशन चला रहे हैं। अच्छा सर, बैंकिंग कंपनीज एंड ऑर्डिनरी कंपनीज, हम देखते हैं कि एक कंपनीज एक्ट है 2017 अब, इससे पहले कंपनीज ऑर्डिनेंस थे 2015 का भी, 1984 का भी, एंड बैंकिंग कंपनीज का भी अपना एक ऑर्डिनेंस है 1961 का, आई थिंक 64 बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस। हाँ, बैंकिंग। सो डिफरेंस क्या है एक बैंकिंग कंपनी में और एक ऑर्डिनरी कंपनी में, और इसमें एप्लीकेबल लॉज क्या दोनों पे, कंपनीज एक्ट दोनों पे एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा? जैसे मैंने अर्ज़ किया कि बैंक भी बहैसियत कंपनी पहले रजिस्टर होती है आपकी स्टेट बैंक SECP में, सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। जब बहैसियत कंपनी वो रजिस्टर होने जाती है तो उसके ऊपर दो कानून लागू होते हैं, एक तो ACCP एक्ट और दूसरा सिक्योरिटीज़ एक्ट। उसके तहत वो सब्सटेंशियली कंपनी रजिस्टर होती है। फिर जब वो डिसाइड करती है कंपनी कि मैंने बैंकिंग बिजनेस करना है, तो उसके ऊपर सब्सटेंशियल लॉ बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस उसके ऑपरेशंस से रिलेटेड उसके ऊपर एप्लीकेबल होता है। मुख्तलिफ चीज़ें कि कैसे ऑपरेशंस होंगे, कैसे बिजनेस किया जाएगा, फिडेलिटी कस्टमर्स की कैसे रखी जाएगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कितना होगा कितना नहीं होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग कैसे होगी, फिर ब्रांच बैंकिंग का बिजनेस कैसे होगा, वो सारा उसका पूरा प्रोसेस जो है वो बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस में है। लेकिन जब बहैसियत एक कंपनी जब SECP में रजिस्टर होगी और फिर सर्टेन क्राइटेरियाज एंड रिक्वायरमेंट्स मीट करेगी, तो उसके बाद फिर SBP जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है उसको लाइसेंस करती है। लाइसेंस वो रिक्वायरमेंट पूरी होने के बाद लाइसेंस करती है तो फिर वो बैंकिंग कंपनी बन जाती है। अब नॉन बैंकिंग कंपनी एंड बैंकिंग कंपनी में फ़र्क ये होता है कि बैंकिंग कंपनी अथोराइज़ हो जाती है, रेगुलराइज हो जाती है कि वो ब्रांच बैंकिंग के थ्रू बिज़नेस करे पब्लिक मनी में,
और फिर लेंडिंग भी करे, लोन्स भी देती है, फिर प्रोडक्ट्स भी अपने बेचती है, और इस तरह वो सर्टेन उसके जो जिस बैंक का जितना लेवल होगा उस बैंक उस हिसाब से अपना प्रोडक्ट बेच सकती है, और लेंडिंग भी कर सकती है, और उस हिसाब से ब्रांचेस भी बढ़ा सकती है। अब तो आई थिंक इंडिविजुअल बैंकिंग जो है वो क्रिमिनलाइज हो चुकी है, इलीगल ऑफेंस बन चुका है, सिर्फ बैंकिंग कंपनीज ही आपको लैंड कर सकती हैं पैसे हाँ अगेंस्ट इंटरेस्ट और वट एवर इट इज़। हाँ, तो मैंने कहा ना कि रेगुलराइज हो जाती हैं। अगर रेगुलराइज्ड नहीं है इस तरह, तो फिर यूँ भी है कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। एग्जैक्टली यही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी था कि कुछ हम सुनते हैं बैंकिंग कंपनीज, हम दूसरी तरफ एक टर्म और भी सुन रहे होते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इनमें क्या डिफरेंस है और ये किस तरह से ऑपरेट करते हैं? ब्रांच जो बैंकिंग कंपनी है वो प्योरली ब्रांच के ऊपर बिजनेस कर रही होती है, ब्रांचेस के थ्रू बिजनेस कर रही होती है, और पब्लिक मनी में डील करती है। जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो सिर्फ और सिर्फ लेंडिंग कर सकते हैं, वो ब्रांच बैंकिंग नहीं कर सकते। उनके आपको ब्रांचेस नहीं मिलेंगी। बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो मैं आपको ऑफ द इसके बता सकूंगा कि जो सिर्फ और सिर्फ लेंडिंग करेंगी, आपके लीज़ प्रॉपर्टीज़ आपकी लीज़ करती हैं, या आपकी मशीनरीज लीज़ करती हैं, यानी कि सेल आपको लेके देती हैं लोन पे, तो फाइनेंस करती हैं, फाइनेंसिंग फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करती हैं। फाइनेंशियल, बस उनका एम्बिट है टोटली फाइनेंशियल सर्विसेज देना, फाइनेंशियल सर्विसेज थ्रू लेंडिंग, और लेंडिंग वो कर सकती है। डिपॉजिट्स नहीं ले सकते वो, डिपॉजिट्स नहीं ले सकते वो, या करंट अकाउंट्स मैनेज नहीं कर सकते हैं। मैंने कहा ना कि ब्रांच का जो ब्रांच बैंकिंग का जो भी बिजनेस है वो नहीं कर सकते। उसके अलावा वो बस फाइनेंसिंग, बस वो फाइनेंसिंग करेंगे, फाइनेंसिंग करेंगे वो सिर्फ। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि नॉर्मली हमसे मुराद आप एज लिटिगेशन हेड या लिटिगेशन टीम में एक बैंक कौन कौन से डिस्प्यूट्स जनरली देख रहा होता है? वैसे तो आपने बता दिया कि सारे ही डिस्प्यूट आ रहे होते हैं, बट कौन से किस तरह के केसेस ज़्यादा आपको मिलते हैं, डिस्प्यूट्स केसेस? मैंने आपसे जैसे शुरू में हमाद अर्ज़ किया था कि ये हमारा मुल्क ऐसा है कि यहाँ पे कोई भी लिटिगेशन राइज हो सकती है। खैर, लेकिन उसके बावजूद अपार्ट फ्रॉम दिस जोक, लेट मी सेग्रीगेट माय बिज़नेस, इन हाउस बिज़नेस के बैंक बहैसियत कंपनी जब रजिस्टर होती है तो हमारे ऊपर कंपनीज़ एक्ट के, स्टेट बैंक के प्रूडेंशियल रेगुलेशंस, और अगर लिस्टेड है तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के रूल्स जो हैं वो एप्लीकेबल होते हैं। तो अगर उसका कोई भी डिस्प्यूट होता है शेयर होल्डर्स का, तो शेयर होल्डर्स का केस आज हमारे पास एक मैं थोड़ी सी चीज़ क्लियर करना चाहूँगा। हमारे यहाँ एक सोच है वकुला में, जो नौजवानों में, कि कॉर्पोरेट लिटिगेशन। मैं कहता हूँ कि कॉर्पोरेट लिटिगेशन कोई लिटिगेशन नहीं है, वैसी सिविल लिटिगेशन है जो अदर है, लेकिन ये स्पेशलाइज्ड लॉ है। अदरवाइज हमारे पास कॉर्पोरेट की जुरिस्डिक्शन भी कहीं नहीं है सिवाय हाई कोर्ट के। कमर्शियल लिटिगेशंस होती हैं, कमर्शियल सूट्स फाइल किए जाते हैं। हाँ, कमर्शियल सूट भी क्या यही है ना, सिविल सूट ये, बट हाँ उसको नाम कमर्शियल सूट दिया जाता है। दो है ना, जनरल लॉ, एक क्रिमिनल लॉ, एक सिविल लॉ। क्रिमिनल लॉ के अंदर एम्बिट में आपको बहुत सारे स्पेशल लॉ मिलेंगे, इसी तरह सिविल लॉ के अंदर आपको बहुत सारे स्पेशल लॉ मिलेंगे, फिर लेबर रिलेटेड हो, कमर्शियल, एवरीथिंग इज सिविल अगेन। तो कॉर्पोरेट लिटिगेशन में हमारे पास 4 या 5 चीज़ें हैं गिनने की जो कंपनीज एक्ट के तहत फाइल होती हैं हाई कोर्ट में। जैसे वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी है, शेयर होल्डर्स का डिस्प्यूट है, आपका डिविडेंड से रिलेटेड इशू हो, मैनेजमेंट कंट्रोल का हो, और इस तरह 1-2 और भी हैं। तो वो एक तो वो लिटिगेशंस होती हैं। फिर जब बैंक फाइनेंस कर रहा होता है, अगर किसी को फाइनेंस किया और बैड डेट हो गया, बैड डेट हुआ तो यानी कि आपको लोन नहीं मिल रहा, तो फिर वो नॉन परफॉर्मिंग लोन NPL कहलाता है। और NPL जो है फिर उसको आप बैंकिंग रिकवरी सूट में चले जाते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिकवरी ऑर्डिनेंस 2001 का इसके लिए स्पेशलाइज्ड लॉ है बैंकिंग के लिए, तो वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के तहत वहाँ पे चले जाते हैं। और फिर अगर कोई एम्बेजलमेंट होती है, एम्बेजलमेंट से चाहे वो बैंक का एम्प्लॉय करे, चाहे बैंक के साथ कोई एम्बेजलमेंट हो जाए जिसमें फाइनेंशियल डिस्प्यूट आ जाए या करप्शन आ जाए, तो वहाँ पे हमारी जुरिस्डिक्शन है बैंक FIA की। हमारी पुलिस, बैंक की पुलिस होती है FIA, तो वो फिर जाते हैं केसेस बैंकिंग ऑफेंसेस कोर्ट में, जो सेक्शन 20 के तहत होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिकवरी ऑर्डिनेंस के तहत उनके केसेस हम देख रहे होते हैं। फिर कोई भी डिस्प्यूट कस्टमर का बैंक के साथ हो, या कस्टमर का आपस में कस्टमर्स 2 लड़ पड़े, जैसे कि कोई जॉइंट अकाउंट है वो आपस में लड़ पड़े, कंपनीज ऐसा भी होता है। जैसे सक्सेशन मैटर्स हैं, मिसाल लेते हैं, सक्सेशन मैटर है, एक ही लीगल हेयर है, एक बाप के 2 बेटे हैं, वो आपस में लड़ पड़े, तो पार्टीशन में जाएंगे, सक्सेशन में तो नहीं जाएंगे, फिर पार्टीशन में जाएंगे। पार्टीशन में जब जाएंगे तो वो फिर हमारे पास नोटिस आएगा कि भाई आप भी आ जाओ, बताओ आपकी स्टैंडिंग क्या है। तो फिर हम बताते हैं कि इनका ये अकाउंट है, इनका ये हमारे साथ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इसके बेसिस पे जो हुक्म करेगी कोर्ट तो हम हाजिर हैं। जॉइंट ये तो चलो सक्सेशन का मामला हो गया। मतलब सम टाइम होता है कि 2 लोगों ने जॉइंट अकाउंट्स खोल लिए, जॉइंट उसमें भी ऐसा होता है कि एक कुछ कह रहा हो, एक कुछ कह रहा हो।
बिल्कुल है, जॉइंट वेंचर अकाउंट्स होते हैं। तो फिर उसमें आप किस तरह से डिसाइड करते हैं? तो वो एक तो देखा जाता है कि अकाउंट ओपनिंग फॉर्म के वक्त उनके जो इंस्ट्रक्शंस हैं हमारे पास, अकाउंट इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं वो क्या हैं। फिर बहैसियत कंपनी, अगर 2 कंपनीज़ ने जेवी अकाउंट खोला हुआ है तो फिर हमें वहाँ पे जो उनके बोर्ड रेजोल्यूशन चाहिए होती हैं। अगर कोई खुदा न खास्ता कोई एक मेंबर मर जाता है, अगर एक सिग्नेटरी मर जाए या कोई, या मरे नहीं, वो छोड़ के चला जाए कंपनी और दूसरा आ जाए, तो फिर हमें उनके बोर्ड रेजोल्यूशन प्रॉपर चाहिए होती है कि भाई आप बोर्ड रेजोल्यूशन के थ्रू इंस्ट्रक्शंस दे दें हमें। कभी-कभी एक मिसाल छोटा सा दूँगा, एक हमारे बहुत बड़े वकील साहब हैं, उनकी कंपनी थी, वो हमारे साथ लड़ पड़े थे कि बस अब पैसे दे दें। भाई वो लिटिगेशन में हमारे पास एससीसीपी में स्पेसिफिकली लिखा था दिस इज़ अंडर लिटिगेशन, दिस अकाउंट शुड बी ब्लॉक्ड। तो हमें वो रेगुलेटरी तरफ से था कि अकाउंट को ब्लॉक रखिए जब तक डिसीजन हम ना देंगे। वो एडजुडिकेशन होती है एससीसीपी में उनकी। तो इस तरह के इश्यूज़ भी होते हैं। फिर आपके पास रेंटेड प्रीमिसेस ऑर्डिनेंस से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, ब्रांच बैंकिंग आप कर रहे हैं उससे रिलेटेड इश्यूज़ हैं, कस्टमर रिलेटेड इश्यूज़ हैं। फिर आप, यानी कि यू नेम इट, एवरी लिटिगेशन कम्स अराउंड। फिर आपके पास क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हो जाती हैं कहीं पे। एफआईए का भी तो है एक बैंकिंग ऑफेंस सर्कल या बैंकिंग ऑफेंसेस, वो क्या चीज़ है? उसको FIA CBC कहते हाँ। हैं, क्राइम ब्यूरो होता है, सर्कल होता है। वो एम्बेजलमेंट्स को ही देख रहा होता है FIA का। तो आप कंप्लेंट फाइल करते हैं उसमें या वो खुद ही अगर कॉग्निजेंस ले सकते हैं? नहीं, उसमें यूँ होता है कि अगर एम्प्लॉई आपका बैंक का कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है या किसी फ्रॉडुलेंट या करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हुआ है, तो फिर आप, एक तो हमारा एक डिपार्टमेंट है जिसको कहते हैं फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट यूनिट, FRMU। वो इन्वेस्टिगेट करता है। जब वो इन्वेस्टिगेट करके अपनी रिपोर्ट मुरतब कर लेता है, तो उसके बेसिस पे डिसीशन होता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का। मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्तलिफ मैनर होगा। यहाँ पे डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी होती है, वो डिसाइड करती है। सम सीनियर पर्सनल्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं कि वी शुड रिपोर्ट टू द FIA। फिर उसी रिपोर्ट को हम दे के FIA में कंप्लेन करते हैं कि आप इन्वेस्टिगेट करें कि क्या हकायक है, क्योंकि कॉग्निजेंस जो है वो फिर FIA ही ले सकता है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वो बनता वो है। तो बेसिकली कोर्ट ही लेगा, बट वो यस उस पे एक्शन वो स्टार्ट कर सकते हैं। कॉग्निजेंस इन दिस सेंस, कॉग्निजेंस मैं उसको ये कह रहा था कि यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में इन्वेस्टिगेशन वो इनिशिएट कर सकते हैं, जो proceedings कॉम्पिटेंट से। अथॉरिटी है वो फिर वो बन जाता है। Exactly. हम वी कैन नॉट इन्वेस्टिगेट दैट मैटर ना टू दैट एक्सटेंट। तो वो क्रिमिनल एक्टिविटी को। अच्छा सर, एक और चीज़ होती है मॉर्गेज। हम्म। ये क्या चीज़ है और इसमें किस तरह के डिस्प्यूट्स आ सकते हैं? इसमें क्या राइट्स होते हैं मॉर्गेजी के, मॉर्गेजर के? इन जनरल मैं आपसे जानना चाहूँगा। मॉर्गेज तो आपको जो हमारा लॉ है उसमें 10 किस्म की मॉर्गेजेस बताई गई, इंग्लिश मॉर्गेजेस। 10 में एक आपकी यूज़र फैक्चरी मॉर्गेज है, एक सिंपल मॉर्गेज है, एक आपकी इस तरह वो किस्म है। आई एम सॉरी टू डू नॉट रिकॉल द नेम्स ऑफ ऑल कोई ऑफ मसला देम। नहीं, आप इन तो जनरल उसका कॉन्सेप्ट मुझे बता दें। उसमें हमारे पास जो बैंक्स के पास मॉर्गेजेस होती हैं, वो कोई भी प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसको ऊपर अगर फाइनेंसिंग हो तो उसके एज अ सिक्योरिटी आप उस प्रॉपर्टी को लियन मार्क करवाते हैं, चार्ज क्रिएट करवाते हैं इंटरेस्ट को, कि ये मैं आपसे 1 करोड़ का लोन ले रहा हूँ, 1 करोड़ के बदले में 1 करोड़ की प्रॉपर्टी एज अ सिक्योरिटी रख रहा हूँ। गिरवी करते हैं, मॉर्गेज करते गिरवी हैं। कर दिया। तो वो इंग्लिश मॉर्गेज में ये होता है कि फिर उसके ऊपर चार्ज फ्रेम कह रहा हूँ, चार्ज आ जाता है उसमें। चार्ज क्रिएशन होती है, लियन मार्क हो जाता है। जब तक वो लोन पे नहीं करता तो वो प्रॉपर्टी, उसका इंटरेस्ट जो है वो हमारे ऊपर, हमारे पास होता है, चाहे वो यूज़ भले वो बेनिफिशरी कर रहा हो। लेकिन जब वो डिफ़ॉल्ट करता है तो बैंक एज अ रिकोर्स, लीगल रिकोर्स, उनके पास एक सेक्शन 15 की कंप्लायंस की सेक्शन 15 का एक प्रोसेस दिया गया है कि अगर आपके पास डिफ़ॉल्ट कर जाए तो आप उसको नोटिस दें कि आप डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं और आप अपने पेमेंट्स नहीं दे रहे, तो फिर उसके बाद आप ऑक्शन में ले जा सकते हैं प्रायर टू गोइंग टू द कोर्ट। सेक्शन 15 का एक पूरा प्रोसेस है। कोर्ट के अलावा भी आप डायरेक्टली ऑक्शन कर सकते हैं उस जी, प्रॉपर्टी सेक्शन को। 15 आपको इस चीज़ को इंडोर्स करता है कि आपका एक ड्यू प्रोसेस है। ऑडिटर होते हैं, वो आपकी वैल्यूएशन, फॉर सेल वैल्यू बनाते हैं, उस वैल्यूएशन के बेसिस पे फिर आप उसको ऑक्शन करते हैं, फिर ऑक्शन कॉल होती है और वो आप सेल करते हैं। तो एक तो ये एस्पेक्ट है सेक्शन 15 वाला कि आप प्रायर टू गोइंग टू द कोर्ट आप उसको सेल करके आप अपने फाइनेंसेस रिकवर कर लें, और ओवर एंड अबव अगर कोई अमाउंट है तो उसको आप नोटिस एडजस्ट कर लें उनको, उसको आप नोटिस भेजते हैं कि सर आपका लोन था, आपने नहीं दिया, आपको डिफ़ॉल्ट करने के बाद हमने सेक्शन 15 के तहत ऑक्शन कर लिया है, फोरक्लोजर आउट ऑफ द कोर्ट कर लिया है, और अब जो है आप बराए मेहरबानी ओवर एंड अबव इतना अमाउंट आपका बच गया, ये ले जाएं। एक तो ये प्रोसेस है। दूसरा ये है कि कभी कभार कस्टमर्स कहते हैं कि ये प्रॉपर्टी से आपका ये ऑफिस है,
आपने ये मॉर्गेज किया हुआ है, आपने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, ये ऑफिस ही है, डेट स्वैप कर लें। डेट स्वैप में ये होता है कि आप इस प्रॉपर्टी को ऑन कर लें, बैंक ऑन कर ले, और फिर आप जो ओवर एंड अबव अमाउंट बचता है वैल्यूशन के बाद, मेरा लोन सेटल होने के बाद वो मुझे दे दें। तो ये डेट स्वैप प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट भी होता है। अच्छा, अगर आपका किसी प्रॉपर्टी पे बैंक का चार्ज है तो क्या वो खरीदी बेची तो फिर नहीं जा सकती होगी? वैसे भी आपको ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कहता है कि कोई भी प्रॉपर्टी अनइनकम्बर्ड सेल हो सकती है, जो सेल हो सकती है विदाउट चार्जेस। विदाउट अनइनकम्बर्ड। हाँ, तो मैं इस पे एक बड़ा कंसर्निंग चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो कि नॉर्मली कंसर्निंग होती है जब आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे होते हैं, अगर आप परचेजर हैं तो। जैसे कि मैं एक प्रॉपर्टी अगर खरीद रहा हूँ, अब मुझे पता कैसे चलेगा कि इस पे चार्ज कोई है या नहीं है, कोई लियन है इस पे या नहीं? इसका कोई मैकेनिज्म है क्या? जब आप प्रॉपर्टी खरीदने जाएंगे तो आपको पहले टोकन अमाउंट देते हैं 10%, सब्जेक्ट टू द वेरिफिकेशन, कि आप मुझे डॉक्यूमेंट दें, मैं वेरीफाई कराऊंगा। तो फिर आपके पास रजिस्ट्रेशन अथॉरिटीज़ होती हैं मुख्तलिफ, चाहे वो फिर नॉर्मल रजिस्ट्रेशन हो, कैंटोनमेंट बोर्ड्स हों, या DHA वगैरह से रिलेटेड, या फिर आपके पास अदर जो रिस्ट्रिक्शंस हों, आप वहाँ पे जाके क्लियर कर सकते हैं कि वेदर दिस प्रॉपर्टी इज़ क्लियर और नॉट। फिर उससे आपको पता चल जाता है कि अगर लियन मार्क होगा तो प्रॉपर मॉर्गेज एग्जीक्यूटेड होगी और उसके ऊपर चार्ज क्रिएटेड होगा। इवन एग्रीकल्चर लैंड जब आप लेने जाते हैं तो उसके ऊपर जब 7 बे का फॉर्म होता है, उस पर लिखा होता है ये ज़मीन गिरवी है फ़लाँ बैंक की नाम पे। तो वो गिरवी को छुड़वाने के लिए आपको रिडम्पशन डीड बनवानी पड़ती है। जब आप सेटलमेंट दे देते हैं और आप यानी कि सेटल हो गया अमाउंट, आपने पैसे दे दिए, लोन सेटल डाउन हो गया, आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिलता है, या NEC जिसको नॉन इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट मिलता है, उसके बेसिस पे फिर एक रिडम्पशन डीड बनती है। उस रिडम्पशन डीड के बाद उस ज़मीन को अनइनकम्बर्ड ट्रीट किया, ज़मीन को या प्रॉपर्टी को अनइनकम्बर्ड ट्रीट किया जाएगा। तो बिल्कुल जब आप प्रॉपर्टी ख़रीदेंगे और डॉक्यूमेंटेशन आप देखेंगे तो आपको पहले तो वेरिफिकेशन भी करेंगे ना कि ये प्रॉपर्टी मेरी। तो ये सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ पे हो सकते हैं लियंस, या लाइक प्रोडक्ट्स पे, गुड्स पे, या फिर शेयर्स पे कंपनीज के? मॉर्गेज इमूवेबल प्रॉपर्टी पे होती है, और अगर गुड्स होते हैं तो उनके ऊपर प्लेज होता है। प्लेज जो है वो आपके शेयर्स भी प्लेज होते हैं और आपके गुड्स भी प्लेज होते हैं। लेकिन जो मशीनरीज हैं उनको उनके ऊपर हाइपोथिकेशन होती है, काइंड ऑफ मॉर्गेज ही है, लेकिन उनके डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशंस डिफरेंट हो जाते हैं और उनके जो एप्लीकेबिलिटीज़ हैं वो डिफरेंट हो जाती हैं। से मैंने आपको कहा कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो वो सेक्शन 15 के तहत आप फोरक्लोज कर सकते हैं, लेकिन अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है तो फिर आप उसको फोरक्लोज कैसे करेंगे? तो इस तरह अगर शेयर्स हैं तो शेयर्स प्लेज होते हैं। प्लेज होने के बाद एक मैकेनिज़्म है कमर्शियल कि अगर डिफ़ॉल्ट करता है तो आप शेयर्स को कॉल कर सकते हैं, शेयर प्लेज कॉल कर सकते हैं कि अब ये मैं अपने नाम पे कॉल कर रहा हूँ क्योंकि इसने डिफ़ॉल्ट कर दिया है। इसी तरह गुड्स हैं, गुड्स को आप सेल कर सकते हैं, तो गुड्स जो हैं प्लेज होते हैं वो। और जो मशीन्स का जानना चाहूँगा, उसमें मैं थोड़ा सा वो हाइपोथिकेशन, उसको हायर What is परचेज that? एग्रीमेंट। हाइपोथिकेशन इज़ काइंड ऑफ मॉर्गेज, लेकिन उसके ऊपर चार्ज क्रिएशन को हाइपोथिकेशन कहते हैं। अगर मशीनरी आप ले रहे हैं, से आपने कार ली, कार के ऊपर आप हमेशा अगर आप देखते होंगे, अगर आपने कोई लीज़ की गाड़ी ली होगी तो उस पे या तो गाड़ी नाम पे ही बैंक की होती है या फिर उसके ऊपर लिखा होता है HPA, हायर परचेज एग्रीमेंट। तो HPA जो है वो बेसिकली हाइपोथिकेशन है आपकी, कागज़ों के ऊपर लिखा होता है, डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। अच्छा। कि हमाद खान /HBA फलां बैंक, तो ये होता है। तो हाइपोथिकेशन इज काइंड ऑफ मॉर्गेज, काइंड ऑफ लियन क्रिएशन। टर्म डिफरेंट है एंड थोड़ी सी उसकी कंप्लायंसेस एंड एप्लीकेबिलिटी के ऊपर एप्लीकेबिलिटी। अच्छा, एक चीज़ और होती है अनसिक्योर्ड डेट्स, जैसे हम क्रेडिट कार्ड्स वगैरह देखते हैं, तो क्या ये बैंक्स को अलाउड होते हैं कि आप अनसिक्योर्ड डेट्स लैंड करें, एंड क्या उसकी लिमिटेशंस हैं एंड उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं बैंक्स के लिए या आम आदमी के लिए? हमारे लॉ में है एक एक्शनेबल क्लेम के नाम से एक जार्गन, वो होता है इसके अनसिक्योर्ड लोन्स के लिए है। अनसिक्योर्ड लोन जैसे क्रेडिट कार्ड है, पर्सनल लोन्स हैं, उसके अगेंस्ट में कोई सिक्योरिटी आप नहीं रखते। जिस क्रेडिट कार्ड है, इस क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट सिक्योरिटी नहीं है, सिवाय इसके कि आपकी बैंक स्टेटमेंट्स होती हैं, उसको देखते हैं, आपकी क्रेडिट आपकी हिस्ट्री देखते हैं, आपका प्रोफाइल देखते हैं। उसको टर्म उसके लिए यूज़ की जाती है, वो क्या होती है? कस्टमर ECIB, आई डोंट नो, उसका एक टर्म जो मतलब कहते हैं कि ये उसकी प्रोफाइल देखने को एक टर्म दी जाती है। वैसे ECIB तो हर किसी की देखी जाएगी ना, जो कस्टमर इंफॉर्मेशन ब्यूरो की जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन, हाँ, शायद क्रेडिट इंफॉर्मेशन। हाँ, आप अब बात कंटिन्यू कर लें। ECIB जो है, ECIB रिपोर्ट बेसिकली मेंटेन करता है स्टेट बैंक। ECIB ये है कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री देखी जाती है। क्रेडिट हिस्ट्री में ये देखा जाता है कि इस बंदे ने कब कब कहाँ कहाँ क्या क्या लोन लिया,
कौन कौन सी फाइनेंसिंग अवेल की, और उस फाइनेंसिंग के अगेंस्ट इसका रीपेमेंट जो हिस्ट्री है वो कितनी अच्छी थी। अगर आप एक फाइनेंसिंग, कोई भी एक छोटी सी फाइनेंसिंग आप लेते हैं और उसके ऊपर आपने 1 या 2 महीने डिफ़ॉल्ट कर लिया तो आप ECIB में रिपोर्ट हो जाएंगे, और फिर वो ECIB से रिमूव होते होते 6-7 महीने और लग दूसरा जाते कोई हैं। बैंक आपको फिर लोन फिर देने से अगर आप गुरेज करेगा। एक बार आप डिफ़ॉल्ट वहाँ पे रिपोर्ट हो गए, दो यू आर नॉट डिफ़ॉल्टर। डिफ़ॉल्ट के 2 किस्म है, एक विलफुल डिफ़ॉल्ट, एक डिफ़ॉल्ट अब ये है कि से यू was supposed to pay amount on the 1st of December but you have paid on the 10th of December, वो जो 10 दिन का टाइम है वो अब that is also can be considered as default but that is not a willful default, that can be contingency ना, तो वो अब वो रिपोर्ट हो जाता है, तो वो रिपोर्ट देखी जाती है। लेकिन एक बंदा है जिसने कभी लोन ही लिया सीरियस से, तो ECIB भी नहीं होगी ना, उसका क्या देखा जाएगा, प्रोफाइल देखा जाएगा, इनकम क्या है, कहाँ से पैसे आ रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं, और इसका बैंक अकाउंट में इतने सफिशिएंट अमाउंट है, फिर उसको उस प्रोफाइल के बेसिस पे ऑफ़र किया जाता है लोन। हर बंदे को हर लेवल का लोन, उनके क्राइटेरिया बनाए जाते हैं कि एज इतनी होगी, इतनी इनकम होगी, बिजनेसमैन, सैलरीड पर्सन, और फिर एंटरप्रेन्योर, अदर देन फिर सैलरीड पर्सन, फिर उनके हिसाब से देखा जाता है कि इस बंदे को कितना लिमिट देनी चाहिए। क्रेडिट कार्ड भी जब आप लेते हैं तो आपको लिमिट असाइन होती है आपके प्रोफाइल के बेसिस पे, उठते ही प्लेटिनम और सिग्नेचर कार्ड नहीं मिलता आपको। आई हैव हर्ड के स्टेट बैंक की कुछ रेगुलेशंस भी हैं कि आप मैक्सिमम जो है वो इस हद तक सिक्योर्ड लोन दे सकते हैं। आई थिंक इट्स 2 मिलियन, हाँ, कि 2 मिलियन से ऊपर आप 2 मिलियन अनसिक्योर्ड लोन नहीं दे सकते। अनसिक्योर्ड लोन 2 मिलियन से ऊपर नहीं दिए हाँ, जाते हैं। तो सर इसमें एक और चीज़ भी आती है। फॉर एग्जांपल देयर इज़ एन अनसिक्योर्ड लोन, बैंक के पास रिकवरी सूट, बंदे के पास कुछ बचा ही नहीं है ही नहीं कुछ, तो देन क्या एक राइट ऑफ का भी इसकी प्रोविज़न है? व्हाट इज़ दैट? बैंक को क्या राइट ऑफ करना पड़ता है, या वो किस तरह से फिर अपने ऑडिट्स में उसको शो करता है? अर्ज़ ये है कि जो भी बैंक फाइनेंसिंग करता है वो सारा पब्लिक मनी है। आप ब्रांच बैंकिंग थ्रू, जैसे आपने उस वक्त कहा ना, करंट अकाउंट, फिर आप पैसे लेते हैं, आपका अकाउंट के पैसे, सबके पैसे, जो मेरे पैसे, वो जब रखे जाते हैं तो उसी पैसे को बैंक घुमाती है थ्रू बिजनेस लेंडिंग के थ्रू। जब वो पब्लिक मनी है और किसी को डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो पहले तो सबसे पहले ये है कि जितने भी लीगल रिकोर्सेज अवेलेबल हैं आपके पास रिकवरी के, वो आप सारे अडॉप्ट करते हैं, चाहे नोटिस हों, चाहे फ़ोन कॉल्स हों, उसको ट्रेस करना हो, फिर अगर आप उस रिकवरी सूट फाइल करें, रिकवरी सूट में भी अब आपको लगता है कि बिल्कुल ही बंदा ख़त्म हो गया तो उसके फिर गार्निश ही देखे जाते हैं कि गार्निश ही है जजमेंट डेटर कि हमाद के पैसे असद शाह के पास पड़े हैं, असद शाह को भी पार्टी बनाओ, भाई तुम्हारे पैसे हमाद के पास पड़े ना, ये हमें दे दो क्योंकि पब्लिक मनी इसने डिफ़ॉल्ट किया है। तो पहले तो सबसे पहले सारे मैकेनिज़्म अडॉप्ट करने के बाद जब देखा जाएगा अब कुछ नहीं मिल रहा तो फिर उनको हम प्रोविजनिंग करते हैं कि दिस हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज बैड डेट की वजह से उसको हम राइट ऑफ करें, और फिर वो प्रोविजनिंग यानी कि बैंक अपने ऊपर वो ले रही है। उसका भी आई थिंक एक टाइम ड्यूरेशन है, 2 ईयर्स। वो बैंक टू बैंक डिपेंड करता है, पॉलिसी वो देखना अच्छा पड़ेगा। सर, मैं एक लाइटर नोट पे आपसे एक चीज़ पूछने चाहूँगा। आई डोंट नो कि आप वो मुझे बता सकते हैं या नहीं, बट चलें पूछ लेते हैं, आप पे है आप बता सकें। मैंने सुना है कि आज से कुछ अर्सा पहले तक बैंक्स के पैनल पे जो है वो रिकवरी करने वाले गुंडे भी होते थे, जो कि जाके जो लोन नहीं पे कर रहे होते थे उन्हें डराते थे, धमकाते थे, इस तरह के रिकोर्सेज भी होते थे। तो इस तरह का कुछ कॉन्सेप्ट था या जस्ट अ मिथ? इस हवाले से एज ऑफ नाउ जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं हूँ, नहीं, इट्स नॉट अबाउट योर नहीं ऑर्गेनाइजेशन और एनी मैं स्पेसिफिक बैंक। अदरवाइज भी हाँ, अदरवाइज भी it's बात कर रहा हूँ। otherwise। रिकवरी डिपार्टमेंट होता है, लेकिन अब उसमें ये नहीं है कि वो गुंडे भर्ती किए जाते हैं, इंडिविजुअल्स भर्ती किए जाते हैं। अब जैसे लॉयर्स हैं, लॉयर्स भी भर्ती इसलिए किए जाते हैं कि उनसे आप मैक्सिमम जितना लीगली आप रिकोर्सेज अडॉप्ट कर सकते हैं वो करें ना। तो आपको कुछ लोग ऐसे हायर किए जाते हैं जो प्रॉपर मैनर में, ड्यू कोर्स में, नॉट गोइंग विद आउट ऑफ द लॉफुली जुरिस्डिक्शंस, अनलॉफुल कुछ ना करें। अनलॉफुल एक्शन कुछ नहीं करते, लेकिन वो कोशिश ज़रूर करते हैं कि भाई किसी तरह पैसे रिकवर हो जाए। और ये दिस इज़ नॉट अबाउट पाकिस्तान, दिस इज़ मैंने कहा पूरी दुनिया में ये कॉन्सेप्ट है कि रिकवरी ऑफिसर्स होते हैं जो कि प्रॉपर कोशिश करते हैं कि भाई किसी तरीके से दे दे बंदा पैसे। तो प्रेशराइज करके दे या किसी भी तरीके से। प्रेशर, यू डोंट कॉल इट प्रेशर, they use their tactics whatever they have been trained, and that is authorized by I believe the regulatory central banks कि भाई हाँ इस एक्सटेंट तक आप जाएं लोगों को। आप एक बार एक कॉल करें, 2 कॉल करें, तीसरी कॉल करें, आप उसको कहें यार तुम्हें शर्म नहीं आ रही, पब्लिक मनी खा के बैठे हो, लोगों का पैसा है ना, बैंक का अपना पैसा तो नहीं होता। अपना तो जो मालकान होते हैं वो पैसा अपना रखते हैं, स्टेट बैंक के पास है सिक्योरिटी, जो मैंने कहा कि MCR जो होता है
तो अदरवाइज तो पैसा तो सारा बैंक में लोगों का पैसा है, पब्लिक मनी है, आवाम का पैसा है ना, पब्लिक मनी है, वो चल रहा है ना, तो उसके ऊपर तो यू कैन नॉट टेक इट ग्रांटेड कि आप ठीक है यार खा गया तो खा गया, वो काम तो नहीं चल सकेगा ना फिर। अच्छा सर, एक फॉर एग्जांपल एक बैंक है, वो कोलैप्स हो जाता है, उसके पास पैसे ही नहीं बचते, देन जो लोगों ने उस पर डिपॉजिट्स करवाए होते हैं उनका क्या होगा? क्या उनको अपने पैसे वापस मिलेंगे या बस उनको अपने सारे पैसों से हाथ धोना पड़ जाएगा? सर मैंने अर्ज किया ना, तो ये जो आपको MCR क्यों रखते हैं एज ए सिक्योरिटी स्टेट बैंक, बट वो तो एक लिमिटेड होगा, वो तो सब लोगों का, उस लिमिट से ज़्यादा फिर आप फंड्स डिपॉजिट भी नहीं रख सकते, अच्छा है ना, तो वो इसीलिए तो होता है कि इससे ज़्यादा डिपॉजिट भी आप ना रख सकें। मतलब जितने आपकी सिक्योरिटी जमा है आप हाँ, उतना ही डिपॉजिट ले सकते हैं, लोगों का पैसा ले सकते हैं। आपको स्टेट बैंक गाहे बगाहे आपका MCR बढ़ाता रहता है कि अब आपके डिपॉजिट बढ़ रहे हैं तो अब आपको MCR भी बढ़ाना पड़ेगा, क्यों कि वो सिक्योर करता है, कोशिश करता है कि सिक्योर है। दूसरी बात, एसेट्स होते हैं, जब बैंक किसी कोई आप देख रहे हैं कि बिल्कुल लिक्विडेशन से उसकी ख़त्म होने जा रही है, तो वो फिर वो एक्वायर हो जाती हैं या मर्जर्स या टेक ओवर की तरफ जाती हैं, या अगर वाइंडिंग अप की तरफ भी जाती हैं तो वो प्रॉपर उनके पैसे जो हैं वो रेगुलेटरी बॉडी हमारी स्टेट बैंक जो है वो कोशिश करती है कि अब डिपॉजिटर्स का पैसा कहीं नहीं जाता। अच्छा सर, अगर एक बैंक, मैं चाहूँ कि मुझे बैंक स्टार्ट करना है पाकिस्तान में, तो क्या वो प्रोसेस होगा जिससे मैं बैंक स्टार्ट कर सकूँ? ब्रीफली मुझे अगर आप बता सकें तो, एक स्क्रैच से एक मुझे बैंक बनाना है। सर मैंने अर्ज़ किया ना, आपके पास एक तो पैसा होना चाहिए, सबसे पहले रिक्वायरमेंट यही है, पैसा नहीं है तो बैंक नहीं बन सकता। नहीं, पैसा होना चाहिए। उसके बाद फिर स्टेट बैंक की आपको फिर कंपनी रजिस्टर कराएंगे, कंपनी रजिस्ट्रेशन कराने के बाद फिर आप जो है आप उस क्राइटेरियाज पे उतर। पब्लिक कंपनी प्राइवेट तो नहीं हो सकती ना, या प्राइवेट बैंक भी होते हैं। अच्छा, प्राइवेट बैंक खुले हैं और प्राइवेट बैंक चल के नहीं चल पाए, बहुत सारे ऐसे मिसाल हैं, बहुत सारे बैंक प्राइवेट खुले और अभी भी बहुत सारे बैंक्स ऐसे हैं कि ज़रूरी नहीं है वो पब्लिक लिमिटेड हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज रजिस्टर्ड होती है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वो बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस के तहत फिर वो बैंकिंग कंपनी के तौर पे रजिस्टर कराते हैं, और फिर जो ड्यू रिक्वायरमेंट्स हैं स्टेट बैंक की, जिसमें कार है, MCR है, फिर उनकी ब्रांच बैंकिंग के हवाले से उनको कितनी ब्रांचेस मिनिमम खोलनी है, कितने अकाउंट्स उनको लेने हैं, वो सारा प्रोसेस जब आप अडॉप्ट कर लेंगे, वो आप अलग से बैठेंगे तो फिर उस पर वर्किंग कर लेंगे तो खैर बाकी है कि आप बैंक खोल सकते हैं अगर आपके पास पैसा है तो। अच्छा सर, अब लेकिन सब्जेक्ट टू दिस रेगुलेटेड हो, रेगुलेशंस को आप कंप्लाई करें। ऑब्वियसली रेगुलेशंस कंप्लाई नहीं होंगे तो लाइसेंस ही नहीं मिलेगा। अब 26वीं तरमीम भी आ चुकी है, एंड आर्टिकल 38F आई थिंक, जिसमें अब 2028 तक हमने पाकिस्तान में रिबा फ्री बैंकिंग का इम्प्लीमेंटेशन करना है, एंड इस पे हमारे पास फेडरल शरीयत कोर्ट की ऑलरेडी जजमेंट्स हैं, भी सुप्रीम कोर्ट की भी जजमेंट्स हैं कि रिबा फ्री बैंकिंग होनी चाहिए। हाउ प्रैक्टिकल एंड हाउ पॉसिबल इट इज़, क्योंकि हमारा अगर बैंकिंग का निज़ाम देखें तो इंटरेस्ट वन वे और अदर वे हो ही रहा होता है, उसके बगैर तो सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। तो हाउ प्रैक्टिकल डू यू थिंक कि ये हो सकता है, इम्प्लीमेंटेबल है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न बेसिकली आपके लिए गाइडलाइन है कि आपने 2028 तक सारी बैंक्स को इस्लामिक कन्वर्ट करना है। हमारे पास हमारे मुल्क में एक इस तरह की केस स्टडी अवेलेबल है जिन्होंने अभी से अपने सारे प्रोडक्ट्स को से क्रेडिट कार्ड इस्लाम में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कर्ज हसना का कॉन्सेप्ट तो है, क्रेडिट कार्ड का कॉन्सेप्ट बैंक क्यों देगा कर्ज हसना? ठीक है, तो हमारे पास जो है एक केस स्टडी अवेलेबल है जिसके तहत जो है एक पूरा बैंक जो है वो पूरा इस्लामिक कन्वर्ट हुआ है, कमर्शियल बैंक, कन्वेंशनल बैंक पूरा इस्लामिक कन्वर्ट हुआ है। एक केस स्टडी हमारे पास अवेलेबल है, और ये पॉसिबल ये है कि बस आपके लिए चैलेंज ये होगा कि आपके जो रनिंग फाइनेंसेस हैं, रनिंग फाइनेंसेस इन दिस सेंस के रनिंग फाइनेंस फैसिलिटीज़ जो आपने दी हुई हैं, चाहे वो क्रेडिट कार्ड की हैं, चाहे गाड़ियों की हैं, चाहे आपके अदर फाइनेंसिंग हैं, उन सब के टर्म्स कंडीशंस को आपको चेंज करवाना है। उन सब के साथ आपने वो एग्रीमेंट्स को ज़ाहिर है उनके कंसेंट लेके आपको उस सारा ऑल टुगेदर डॉक्यूमेंट चेंज दोबारा से सारे एग्रीमेंट्स हर एक कस्टमर के साथ आपने करने होंगे। हाँ, तो ज़ाहिर है ना, अब मैंने आपको गाड़ी दी हुई है, अब आपके साथ मैंने जो डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया हुआ है वो कन्वेंशनल डॉक्यूमेंट किया हुआ है, अब उसको मुझे ऑल टुगेदर इस्लामिक डॉक्यूमेंट का एग्जीक्यूट कराना है। इसी तरह बाकी रिक्वायरमेंट्स है, पूरे प्रोडक्ट्स को आपको ऑल टुगेदर चेंज करना है। तो एक केस स्टडी हमारे पास है जो मैं आपको ऑफ द रिकॉर्ड बता देता हूँ, लेकिन चैलेंज है लेकिन वायबल है, हो सकता है वायबल है और हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ। एक किस्से मैंने आपको अर्ज किया कि ये चीज़ अभी हो रही है, इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जा रही है, और सारी बैंक्स, कुछ बैंक्स ने अपने विंडोज़ खोले हुए हैं
इस्लामिक विंडोज़ खोले हुए हैं, और कुछ बैंक ऑल टुगेदर काम कर रहे हैं कि हम किस तरह अपने प्रोडक्ट्स को और अपने बैंक्स को टोटली इस्लामिक में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि अब ये मजबूरी है, करना है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। अच्छा सर, कुछ जो लॉज होते हैं जैसे रेंटेड प्रेमिसेस ऑर्डिनेंसेस हो गए, वो लैंडलॉर्ड की जगह टेनेंट को सपोर्ट कर रहे होते हैं। इसी तरह बैंकिंग के स्पेशल लॉज हैं, स्पेशल कोड भी है, बैंकिंग कोड्स हैं। तो बैंकिंग लॉज किसको ज़्यादा फेवर करते हैं, बैंकर्स को या कस्टमर्स को? मेरे ख्याल में इस पे पहले हमारा एस्पेक्ट डिफरेंट था, लेकिन मैंने इस पे बड़ा ना डिटेल में एक चीज़ देखी है कि लॉ हमेशा उसको सपोर्ट करेगा जो सही बात करेगा, ऑनेस्टली स्पीकिंग, विदाउट गोइंग टू विदाउट एग्जेजरेटिंग। बिकॉज जब भी फाइनेंस फैसिलिटी दी जाती है, अगर कोई डिफ़ॉल्ट करता है तो पब्लिक मनी है, मैंने आपसे पहले कहा पब्लिक मनी तो आपको वापस करना है, until unless you prove the customer proves कि there is a question of law और there is a question of fact। question of law क्या है कि मेरा इनके साथ एग्रीमेंट ये था कि मैंने यहाँ से यहाँ तक इनको मेरे टर्म्स मेरे थे, और यहाँ पे मुझे इनको मार्कअप देना था, इतना मुझे प्रिंसिपल देना था, इतना मैं पे कर चुका हूँ, लेकिन अभी तक मेरे जो है वो नहीं हुए, मेरा सही तरह कैलकुलेशन नहीं हो रही, ना प्रिंसिपल की ना मार्कअप की, मेरे फाइनेंस डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड नहीं है, मेरे फाइनेंस डॉक्यूमेंट्स कुछ कह रहे हैं और इनका जो क्लेम है वो कुछ कह रहा है। दीज आर सर्टेन माइन्यूट थिंग्स जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हमें इंश्योर करनी होती हैं कि फाइनेंस डॉक्यूमेंट्स में जो लेकुनाज हैं अगर वो कस्टमर प्रूव कर दे तो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट अराइज हो जाएगा, और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट अराइज हो जाएगा तो कोर्ट उसको सपोर्ट करेगी कस्टमर को। क्वेश्चन ऑफ लॉ ये है कि आपने केस फाइल किया सेक्शन 9 के तहत, FIO के तहत। अब सेक्शन 9, 1, 2, 3 की कंप्लाइंसेस हैं। 9(1) कहता है कि स्प्लंट होगी अलॉन्ग विद दी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स होगी, और उसके प्रॉपरली फाइनेंस डॉक्यूमेंट्स उसमें अनेक्स्ड होंगे। फिर 2 कहता है कि वो जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स होंगी वो सर्टिफाइड होंगी इन अकॉर्डेंस विद द सेक्शन 2D ऑफ द बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट 1881 के तहत। उसके तहत वो लिखा होगा कि दिस स्टेटमेंट इज़ मेड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, वो साइंड होगी प्रॉपर या मैनेजर से या ऑथोराइज्ड अटॉर्नी से, वो अगर कंप्लाइंट है। फिर उनका 9(3) कहता है कि जो स्प्लंट होगी उसमें इनविसेज होगा पूरा कि कितना फाइनेंस किया था, कितना मार्कअप था, कितने मार्कअप के बाद इसका आउटस्टैंडिंग टोटल कितना था, कितना इसने पे किया, और कितना अब आउटस्टैंडिंग जो है जो हमें बैंक जो कोर्ट जो है ग्रांट कर दे। अब उसमें एक चीज़ जो है वो मैं बता दूं, मार्कअप अक्सर औकात क्या होता है जब बैंकिंग सूट फाइल होते हैं टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि मैंने जनवरी 2025 में आपके साथ एग्रीमेंट किया, यू आर बैंक में, आई एम द कस्टमर। मैंने 2025 में आपके साथ एग्रीमेंट किया 2025 के दिसंबर 31 तक मुझे ये फाइनेंस दे दे, हर महीने में इतनी 1 लाख रुपए 18% में आपको मार्कअप दूंगा। 31 दिसंबर ख़त्म हो गई। अब आइडियली मेरा एग्रीमेंट आपके साथ ख़त्म हो गया, लेकिन मैं जो लायबिल हूँ आपको पैसे देने के वो 31 दिसंबर तक, एक प्रिंसिपल और जो मार्कअप है वो 31 दिसंबर तक देने के लायबिल हूँ। उसके बाद आपको स्टेट बैंक और लॉ जो है सेक्शन 3 आपको FIO कहता है कि आपको कॉस्ट ऑफ फंड मिलेगा। कॉस्ट ऑफ फंड जो है वो फिर आपको एक सर्टेन अमाउंट, हर बैंक अपना अपना रेशो डिफाइन करती है स्टेट बैंक के, इसको इतना कॉस्ट ऑफ फंड मिलेगा, इसको इतना कॉस्ट ऑफ फंड मिलेगा, तो वो आपको ग्रांट होता है। लीगल कॉस्ट भी ग्रांट होती है कि वकील के खर्चे वगैरह। अगर बैंक 31 दिसंबर 2025 हो गया, अब हम खड़े हैं 2027 में, बैंक मार्कअप चार्ज करता रहा है, तो वो चार्ज जो ओवर द पीरियड लिमिट पीरियड मार्कअप होगा वो ग्रांट नहीं होगा ना। तो दिस इज क्वेश्चन ऑफ, यानी वो बैंक बेशक अपना कैलकुलेशंस करता रहे बट वो मिलना इज नहीं मिलना। तो दीज आर सर्टेन क्वेश्चन ऑफ लॉज एंड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स दैट आई हैव मेंशन हियर। वो इंश्योर हो जाए, अगर वो डिफ़ॉल्टर बता देता है कि यार ये लेकुनाज हैं, तो उसका लीव टू डिफेंड ग्रांट हो जाती है। फिर वो समरी ट्रायल ऑर्डिनरी ट्रायल में कन्वर्ट हो जाता है, वो एविडेंस पे चली जाती है। अच्छा, इसमें समरी ट्रायल होता है? जी, समरी ट्रायल। अच्छा, एक बैंकिंग सूट्स होते हैं, एक सिविल सूट्स होते हैं, अंडर CPC हम उनको फाइल करते हैं, तो क्या इनका प्रोसीजरल डिफरेंसेस क्या होते हैं जनरली? समरी ट्रायल का और ऑर्डिनरी ट्रायल का मेन डिफरेंस है एविडेंस। समरी ट्रायल चाहे वो CPC के ऑर्डर 37 के तहत हो, चाहे बैंकिंग कंपनी का सेक्शन 9 के तहत हो, बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑर्डिनेंस के सेक्शन 9 के तहत हो, दोनों समरी ट्रायल हैं। और दोनों में सब्सटेंशियली डॉक्यूमेंट जो इंस्ट्रूमेंट है, चाहे 37 में आपका प्रोमिसरी नोट हो, चाहे बिल ऑफ एक्सचेंज हो, चाहे चेक हो, वो आपके लिए सब्सटेंशियल डॉक्यूमेंट है कि सर मुझे इसने चेक दिया था, डिफ़ॉल्ट हो गया, डिसऑनेस्टली है,
तो मुझे पैसे रिकवर करा दें। इसी तरह फाइनेंस एग्रीमेंट्स होते हैं, सर इसने हमसे लोन लिया था, इसने डिफ़ॉल्ट किया, हमें रिकवर करा दें। इससे बढ़ के कोई डिस्प्यूट ही नहीं है, सिवाय ये कि हमने लोन दिया था, इसने डिफ़ॉल्ट किया। अनटिल अनलेस इट इज़ प्रूव्ड, जो मैंने आपको अर्ज़ किया, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है, इफ़ दे अराइजेज एंड कोर्ट्स रीजनेबली थिंक्स फिट कि बाबा हाँ ये तो है आपके पास पार्ट पे लेकुना बैंक के पार्ट पे, तो फिर वो कन्वर्ट हो जाता है ऑर्डनरी ट्रायल में और एविडेंस कॉल होती है कि अब बताएं कि एविडेंस के थ्रू कंक्लूड होगा कौन सही है कौन गलत है। अच्छा, एक चीज़ हम और देखते हैं कि कोर्ट्स नॉर्मली जो डिस्प्यूटेड अमाउंट होती है वो कस्टमर को कहते हैं, ये जो डिफेंडेंट होता है कि आप ये कोर्ट में जमा करवा दें। ये क्या चीज़ होती है, ये ऐसा क्यों कहा जाता है? कम क्या नाम सॉरी मतलब नॉर्मली हम ये चीज़ देखते हैं कि जो बैंकिंग कोर्ट्स हैं समटाइम वो जो डिफेंडेंट्स होते हैं अगर वो लीव टू डिफेंड फाइल करते हैं तो उनको ये कह दिया जाता है कि जितनी अमाउंट जो डिस्प्यूटेड है कि इतनी आपको देनी है वो आप कोर्ट के पास डिपॉजिट करवा दें, जमा करवा दें। ये क्या चीज़ होती है? सर कोर्ट्स चाहे ये बैंकिंग में हो, चाहे आपके चेक के बेल के वक्त हो, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि अगर कोई चेक डिफ़ॉल्ट होता है यानी कि डिसऑनर होता है और उसकी बेल दे रहे हैं तो इक्वलेंट टू द चेक अमाउंट आप उसकी सिक्योरिटी रख लें आप। इसी तरह कोई भी अगर आप स्टे लेने जा रहे होते हैं आजकल तो आपको कोर्ट कहती हैं कि ठीक है आप, तो कोर्ट्स जो हैं वो आपको ये इंश्योर कराती हैं कि जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है वो कोर्ट के पास एज अ सिक्योरिटी रखा जाए। देन कोर्ट विल डिसाइड कि किसी का भी जो राइट है वो इन्फ्रिंज ना हो। अगर आप हक पे हैं तो आपको पैसे वापस मिल जाएंगे, अगर मैं हक पे हूँ तो मुझे पैसे मिल जाएंगे। तो बैंकिंग सूट जब फाइल होते हैं तो अगर प्रिंसिपल एक होता है अमाउंट डिस्प्यूटेड, एक अमाउंट है अनडिस्प्यूटेड। प्रिंसिपल अनडिस्प्यूटेड है, मार्कअप लिमिट पीरियड का अनडिस्प्यूटेड है, और फिर लीगल कॉस्ट अनडिस्प्यूटेड है। ओवर एंड अबव मार्कअप, मार्कअप ऑन मार्कअप जिसको कंपाउंड मार्कअप कहा जाता है, उसके ऊपर अभी बात चलनी है। या कुछ अमाउंट ऐसा जो डिफ़ॉल्टर ने दिया और बैंक के स्टेटमेंट्स में ट्रांसपायर्ड है और वो फिर वो कोर्ट कहती है भाई देखो ये पैसे तो इसने रिटर्न भी तो किए थे ना, पूरे साल के पीरियड में कुछ पैसे वापस भी तो दिए होंगे, तो वो आपने क्यों नहीं डिडक्ट किए हुए। तो वो अमाउंट जो डिस्प्यूटेड नहीं होगा और अनडिस्प्यूटेड होगा, कोर्ट कहेगी आप जमा करा दो कोर्ट के पास एज अ सिक्योरिटी, फिर लेट दिस एविडेंस कंक्लूड, फिर उसके बाद जो डिसाइड होगा कि बैंक के पास पैसा जाएगा या उसके पास जाएगा। तो दिस इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ कोर्ट इन ऑर्डर टू सिक्योर आइदर पार्टीज फ्रॉम एनी, मतलब दोनों पार्टीज के राइट्स को सिक्योर कर दिया जाए। अच्छा, एक और चीज़ जो बड़ी कॉमन है बैंक्स में जो फ्रंट डेस्क ऑफिसर्स की तरफ से की जाती है, मैं अकाउंट अगर खुलवाने गया फॉर एग्जांपल, मुझे आगे कुछ डॉक्यूमेंट्स रखे जाएंगे और वो मार्क करके दे दिया जाएगा अब यहाँ पे आप साइन कर दें, और वो मुझसे मतलब इतना मुझे मौका नहीं दिया जाता कि आप इन एग्रीमेंट्स को पढ़ें, बट उसमें टर्म्स एंड कंडीशन एंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आई जस्ट हैव साइंड दैट, तो मैंने कुछ नहीं पढ़ा। तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट लॉ को आप किस तरह से देखते हैं, वेदर इट इज़ बाइंडिंग एग्रीमेंट, बाइंडिंग टर्म्स ऑन मी, और इसमें कुछ रूम है कि नॉट बाइंडिंग भी हो सकती हैं? नहीं देखें, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस बैंक्स आपको साइन करा रही होती हैं वो पहले तो इंटरनली लीगल डिपार्टमेंट, फिर एक्सटर्नल काउंसिल से वेटेड होती हैं और वो इंश्योर होती हैं कि कहीं पे भी ऐसी चीज़ नहीं है जो राइट ऑफ कस्टमर इन्फ्रिंज कर रही हैं। अगर कर रही हैं तो यू हैव प्लेटफॉर्म्स, बैंकिंग ऑम्बड्समैन के प्लेटफॉर्म्स आपके पास अवेलेबल हैं, कंज्यूमर कोर्ट्स के प्लेटफॉर्म आपके पास अवेलेबल हैं, उसके बाद सिविल डिस्प्यूट्स में अगर लिटिगेशन में जाना चाहें तो वो आपके पास अवेलेबल हैं। लेकिन जो टर्म्स एंड कंडीशंस ऑलरेडी उसमें इन्विसेज्ड हैं और इफ़ यू हैव साइंड वंस दैट मीन्स यू आर अबाइडेड टू फॉलो। प्रिजम्पशन इज़ कि आपने पढ़ ली है। हाँ नहीं, मकसद ये कि पढ़ना चाहिए ना। हाँ, बहैसियत इसीलिए कानूनदान है आप, तो आपको तो ये चीज़ अवेयरनेस भी देनी चाहिए कि वो पढ़ लिया करें आपका क्लेम्स। वो ज़्यादातर जनरल क्लॉजेज होती हैं और ऑब्लिगेशन एंड टर्म्स जो हैं वो ऐसे नहीं होते जो आपके राइट्स को इन्फ्रिंज कर रहे हैं किसी भी स्टेज पे। और अदरवाइज भी अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो यू हैव forums available, कॉम्पिटेंट फोरम्स अवेलेबल टू चैलेंज दिस। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत ही अच्छी आपसे डिस्कशन रही है एंड वेरी इन्फॉर्मेटिव, वेरी नॉलेजेबल सेशन। थैंक यू अगेन फॉर योर टाइम। अमार साहब, आई एम रियली मच थैंकफुल टू यू कि आपने मुझे मदद किया और मुझे बड़ा मज़ा आया आपके साथ। व्यूअर से भी यही रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि मज़ीद ऐसे इन्फॉर्मेटिव सेशंस हम आप तक पहुंचाते रहें। थैंक यू वेरी मच।